डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 जिसका नाम क्या है बहुपद। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या हो बहुत सारे पद हो उसे हम क्या कहेंगे बहुपद। देखो इसमें नाम से ही पता चलता है बहुपद। बहु का मतलब हो जाएगा बहुत और पद का मतलब हो जाएगा पद। मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो उसमें क्या बोलेंगे हम बहुपद बोलेंगे। अब बात करते हैं कि बहुपद में जो बहुत सारे पद होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं और कैसे देखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुपद में देखो यहाँ पर लिख रखा है हमने कि बहुपद में क्या होते हैं, एक तो चर होते हैं, एक अचर होते हैं और एक क्या होती है इसके अंदर घातांक होती है। और ये सभी किसमें उपस्थित होते हैं, अंकगणितीय व्यंजक के रूप में हमें मिलते हैं। मतलब ये है कि ये क्या है, योग घटाव गुणा और भाग के रूप में हमें मिलेंगे। कौन से, चर अचर और घातांक। चर अचर घातांक जब हमें क्या है कि अंकगणितीय व्यंजक के रूप में मिलते हैं तो उससे हमारे क्या बनती है, बहुपद की समीकरण बनती है। ठीक है बच्चों, तो हमारे किसका निर्माण होता है उस समय, बहुपद समीकरण का निर्माण हो जाता है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि जो हमारे चर है अचर है घातांक है वो किस प्रकार मिलते हैं, किस प्रकार हम उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चर क्या होते हैं। चर का मतलब ये होता है कि जिस राशि का मान बदल सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। और चर हमें दिखते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी टाइप के। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अचर किसे कहते हैं। अचर उसे कहते हैं जिस राशि का मान नहीं बदल सकता है, मतलब किसी भी राशि का मान कभी भी नहीं बदल सकता हो उसे हम क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। जैसे कि 1 5 6 9 -15 ये क्या हो गए, हमारे अचर हो गए। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई घातांक क्या होती है। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई क्या है कि एक पी एक्स बहुपद है जो किस में है, अक्ष चर के अंदर हमारा चल रहा है। तो उसमें जो अक्ष की अधिकतम घात होगी या उच्चतम जो घात होगी उसे ही हम क्या बोलेंगे, बहुपद की घात बोलेंगे। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखने लायक है कि ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। मतलब जो बहुपद की घात होती है वो ऋणात्मक कभी भी नहीं होती है। तो अब हम बात करते हैं कि घात कैसे देखी जाती है। जैसे कि हमें एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर कि 4x+2। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है कि x एक ही जगह पर है और इसकी घात कितनी है, 1। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद की घात भी कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा यहाँ पर समीकरण है कि 5x की घात 3 - 4x की घात 2 प्लस x और -√2। तो इसमें जो अधिकतम घात देखो बच्चों हमें दिख रही है कि x एक तो यहाँ पर है, x एक यहाँ पर है, एक x हमारा यहाँ पर है, 3 जगह है। तो इसमें अधिकतम देखो कहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये 3 घात का है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बहुपद है ये कितनी घात का है, हमारे पास 3 घात का बहुपद है। तो इसी प्रकार क्या देखते हैं हम, कोई भी बहुपद के अंदर उसकी घात को देख सकते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने लायक ये है कि बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात ये से जो समीकरण आपको कभी मिलेंगे, इस प्रकार के अगर आपको समीकरण कभी मिले तो वो क्या है, बहुपद हमारे नहीं होते हैं। ये ध्यान में रख लेना बच्चों कि अगर ऐसे समीकरण आपको कहीं पर मिले तो उनको हम बहुपद कभी भी नहीं कहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि बहुपद का व्यापक समीकरण किस प्रकार का दिखाई देता है। तो बहुपद का जो व्यापक समीकरण है वो होता है हमारा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन -1 प्लस सी एक्स की पावर एन -2 प्लस डी। ये होता है बहुपद का व्यापक समीकरण। और यहाँ पर जो ए बी सी डी है वो सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर जो अचर ए है उसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, उसका कुछ ना कुछ मान होगा ही, चाहे उसका मान हमारे पास 1 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका मान 0 कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि यदि कोई भी एक हमारे पास बहुपद है और उसकी अधिकतम घात कितनी है, 1, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और उसके जो उदाहरण है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ये उदाहरण आपको दे रखी हैं ये क्या है, उसके अंदर रैखिक बहुपद नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना। इसके अंदर ये जो है ये रैखिक बहुपद है और ये जो आपको दे रखे हैं ये रैखिक बहुपद आपके नहीं है। और इसका जो व्यापक समीकरण है वो आपको मिलेगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्रकार का। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर ये बात आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं आगे कि यदि मान लो कि उच्चतम घात या अधिकतम घात कितनी हो, 2, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। और उसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, वो किस प्रकार के आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, और जो उसका व्यापक समीकरण है वो होता है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये जो चीज़ है बच्चों ये आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये ध्यान में रख लेना, ये जो चीज़ आपकी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद आपको पढ़ना है और ये ही आपके लिए यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना, इसकी व्यापक समीकरण सभी चीज़ें याद रखना आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अधिकतम घात ये यदि हमें 3 मिल जाए तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। और इसका जो यहाँ पर उदाहरण है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो व्यापक समीकरण है वो है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसका क्या है, व्यापक समीकरण है।
ठीक है बच्चों, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बहुपद किस प्रकार देखे जाते हैं और किस प्रकार पढ़े जाते हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि एक बहुपद में उतने ही शून्य होते हैं जितनी उस बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है। तो मान लो कि अगर कोई भी एक हमारा बहुपद है और उसमें अधिकतम घात कितनी है 2, तो उसके आंसर भी कितने होंगे 2। यदि कोई एक बहुपद है उसके अंदर क्या है कि अधिकतम घात 3 है, तो उसके आंसर भी कितने होंगे 3। तो इसके कहने का मतलब यही है कि जो उच्चतम घात होती है उतनी उसके क्या होते हैं शून्य को। शून्य का मतलब यहाँ पर क्या है उसके आंसर। ठीक है, जो उस समीकरण को क्या करते हैं जीरो कर दें। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि व्यापक रूप में n घात के दिए गए बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का एक ग्राफ जब हम खींचते हैं तो वो क्या है कि x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर ही प्रतिच्छेद करता है। तो ये बोला है कि अगर n घात का कोई एक बहुपद है हमारे पास तो वो क्या करेगा किसी ग्राफ को x अक्ष पर n बिंदुओं पर ही काट सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर 2 घात का हमारे पास क्या है कि बहुपद है तो वो 2 जगह काटेगा। किसको x अक्ष को। अगर 3 घात का बहुपद है तो वो 3 जगह काटेगा। अगर 5 घात का बहुपद है तो वो 5 जगह ग्राफ को काटेगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि शून्यक। शून्यक देखो यहाँ पर हमारा एक वर्ड आया है कि शून्यक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई शून्यक होता क्या है। तो बहुपद का शून्यक क्या होता है, एक वास्तविक संख्या के, मतलब कोई एक हमारे पास क्या है कि वास्तविक संख्या है के, और वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। कब कहलाता है, जब पी के इक्वल टू क्या हो जाए 0, मतलब उस के को हम क्या रख दें x की जगह पर रख दें और उस समीकरण का मान कितना हो जाए 0, तो हम उसे क्या बोल देंगे उस बहुपद का शून्यक कह देंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक समीकरण दे रखी है हमें। ये देखो एक समीकरण अपने को दे रखी है। इसमें मान लेते हैं कि भाई x इक्वल टू हमारा क्या है कि 3 है। एक आंसर हमारा आया था कितना 3 आया था। अगर ये 3 मान मैं इस समीकरण में डालूं, अगर ये x का मान मैं इस समीकरण में रखूं और ये समीकरण को क्या कर दे 0 कर दे, तो इसका मतलब ये उसका क्या हो जाएगा एक शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार इसके और शून्य भी हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि भाई ये 3 इसका शून्य है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 3 है, इस 3 को क्या रख दूँगा ऐसा का ऐसा रख दूँगा और x की जगह 3 रख दूँगा। उसके ऊपर 3 घात वो रहेगी, इसके ऊपर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर x में वापस 3 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर इसमें x की जगह पे कितना आ जाएगा 3, और ये 3 जो है वो यहाँ पर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसका मान कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और इनका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 45 आ जाएगा, और इनका मान कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और ये 3 इसके पास ऐसा कैसा है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब इसमें बात करें कि ये जो तीनों मान है यहाँ पर, ये तीनों मान माइनस के हैं और ये प्लस का है, तो तीनों माइनस के मान को हम जोड़ देंगे तो ये 81 माइनस 81 हो जाएगा, और इनका मान कितना हो गया 0। तो इसका मतलब ये इस समीकरण के लिए इसका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये जो दे रखा है ये ऊपर वाली लाइन है हमारे पास कि वो अक्सर उसको उतने ही बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा जितने बिंदुओं पर वो क्या है कि उसके शून्य हो। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारी लाइन है, ये यहाँ पर जो लाइन है वो ये वाली ही लाइन है, तो इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हाँ तो बच्चों हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि द्विघात समीकरण हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो ग्राफ है वो कैसा दिखता है। तो हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है कि y इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर एक समीकरण है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका ग्राफ किस प्रकार का होता है, तो इसका ग्राफ होता है हमारा इस टाइप का। ठीक है बच्चों, एक ये ऊपर की तरफ खुलता है और एक ये नीचे की तरफ खुलता है। इन दोनों को हम बोलते क्या है, इन दोनों को हम परवलय के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस ग्राफ को हम इस प्रकार देख सकते हैं कि द्विघात समीकरणों के जो ग्राफ होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। लेकिन कौन से समीकरण के, इस समीकरण की ही बात है। ठीक है बच्चों, जो अक्ष में समीकरण है और इक्वल टू में क्या उसके y, इस समीकरण का ही ग्राफ ये बनेगा, कोई और समीकरण का नहीं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस प्रश्नावली में काम आने वाले सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बहुपद के शून्य ज्ञात करना। इसके अंदर कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके अंदर देखो ए क्या एक्स स्क्वायर के गुणा में, तो लिख दिया मैंने कि हमने लिख दिया कि यहाँ पर ए इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर बात करते हैं बी क्या एक्स में, तो हमने लिखा है कि बी इक्वल टू क्या हो गया एक्स का गुणांक। सी अकेला है तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर अचर पद। ठीक है बच्चों। और ए बी सी के मान जब भी आप लेओगे तो वो चिन्ह के साथ में लेओगे, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। अब बात करते हैं कि इसका सूत्र। यहाँ पर एक सूत्र मैंने लिख रखा है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र से आपके द्विघात समीकरण सभी हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा एक सूत्र है। इस सूत्र को आप क्या है कि अच्छे से तैयार कर लो तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं, इसके अंदर एक नोट दे रखा है, उस नोट के बारे में। यह बोल रहा है कि मान लो कि आपके पास कोई एक समीकरण है
द्विघात समीकरण है और उसमें क्या है कि आपको कोई पद नहीं दिख रहा। हमें पता है कि द्विघात समीकरण है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ए का मान तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये बात तो अपने को पता है कि वहाँ पर क्या है कि ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन वहाँ पर बी और सी का मान 0 भी हो सकता है कभी, ठीक है। तो मान लो कि क्या है कि आपको कोई एक द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके अंदर क्या है कि कोई एक पद आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो उस स्थिति में आपका मान लो कि बी है या सी है, जो भी है, तो उनका मान कितना मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर मान लो कि आपको द्विघात समीकरण दी गई है और वहाँ पर क्या है कि आपको कोई पद क्या मिसिंग है, आपको कोई पद वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी वैल्यू आप बिना देखे कितनी मान सकते हो, 0 मान सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि मान लो कि आपको वहाँ पर पद तो दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि आपको क्या उसका मान नहीं दिख रहा, मतलब बी या सी जो भी है उनका क्या मान नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पद दिख रहा है वहाँ पर, तो उस स्थिति में आप उसका मान कितना मानोगे, 1 मानोगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। अगर पद दिखाई नहीं दे तो उसका मान 0 मान लेना, अगर वो पद दिखाई दे और उसके अंदर आप बी और सी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी मान लोगे, आप 1 मान लोगे, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर जो दूसरा सूत्र है वो कौन सा है, शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ये किस प्रकार कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने क्या माना था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हमें पता है कि अधिकतम घात कितनी होती है, 2, तो उसके जो शून्य का वो कितने होंगे, 2। तो हमने एक को तो क्या मान लिया अल्फा, एक को क्या मान लिया बीटा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होने चाहिए, -b/a के बराबर होने चाहिए। अगर हम उनको गुणा करेंगे, ठीक है बच्चों, तो वो किसके बराबर होने चाहिए, c/a के बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर है तो उसके संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की। अगर मान लो कि हमें क्या है, शून्यांकों का योग, जैसे कि ऊपर हम बात कर चुके हैं कि ऐसे जैसे शून्यांकों का योग है और ये यहाँ पर देखो हमें क्या मिल गया, शून्यांकों का गुणांक। या अगला क्या है कि अगला क्या है कि आपको खुद लिखकर भी दे सकता है कि शून्यांकों का गुणन और योग इस प्रकार है। तो ये बोल रहा है कि शून्यांकों का योग व गुणनफल की सहायता से आपको क्या है कि बहुपद का निर्माण करना आना चाहिए। तो वो किस प्रकार करोगे, तो यहाँ पर आपको एक सूत्र दे रखा है, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणन इक्वल टू 0। आपको कुछ भी नहीं करना, शून्यांकों का योग यहाँ पर रखना है, शून्यांकों का गुणन यहाँ पर रखना है, वो थोड़ी बहुत जो काउंटिंग है वो करनी है और उसके बाद उसका मान जो आएगा वो क्या हो जाएगी, उसकी बहुपद समीकरण या उसका क्या हो जाएगा, द्विघात का समीकरण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं है, त्रिघात समीकरण है, ठीक है बच्चों। द्विघात की जगह त्रिघात समीकरण है तो उसके क्या है कि 3 आंसर निकलेंगे। तो हमने एक को मान लिया अल्फा, एक को मान लिया बीटा और एक को मान लिया गामा, ठीक है। और वो समीकरण आपकी किस प्रकार की है, इस प्रकार की आपकी वो समीकरण दे रखी है। अगर अब हम बात करते हैं कि अगर हम तीनों को जोड़ें, अल्फा बीटा गामा को जोड़ें, तो वो -b/a के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा को जोड़े, गुणा करके जोड़े, ठीक है। तो उसका मान क्या आएगा, c/a आएगा। और अल्फा बीटा गामा तीनों को गुणा कर दे तो उसका मान कितना आएगा, d/a आएगा। तो वो क्या हो जाएगी, उसके संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि किसी बहुपद px के लिए y = px के ग्राफ हमें नीचे दिए गए हैं। देखो बच्चों, ये जो है हमें नीचे ग्राफ दिए गए हैं, इन पर हमें क्या है, सवाल पूछा गया है, जिनके प्रत्येक स्थिति में px के सभी शून्य ज्ञात करने हैं अपने को, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या ज्ञात करने हैं, इनके प्रत्येक स्थिति के अंदर शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब हम किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। अब हम सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा y = px, मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या करता है, अक्ष अक्ष पर काटता है। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जो अक्ष अक्ष को काटे उसी की हमें बात करनी है, इसके अलावा हमें किसी की भी बात नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अक्ष होता क्या है, y होता क्या है। तो ये जो समीकरण है यहाँ पर, ये तो अक्ष है और ये जो खड़ी जो समीकरण है ये क्या है, y है। तो यहाँ पर जो ये जो ओरिजेंटल जो लाइन है इसको जो काटेगा, ये जो ग्राफ काटेगा, जितनी बार भी काटेगा वो इसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी। तो देखो बच्चों, ये जो अक्ष है यही हमारी अक्ष है। तो यहाँ पर देखो कोई रेखा नहीं कट रही है, ये जो लाल वाली रेखा है इस ग्राफ की ये बात कर रहा है। तो ये लाल वाला जो ग्राफ है इस रेखा को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 0। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो यहाँ पर देखो ये जो अक्ष है हमारा, ये देखो यहाँ पर एक जगह पर हमें काट रहा है, ठीक है। ग्राफ को क्या है कि एक जगह पर अक्ष को एक जगह पर काट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर एक जगह पर काट रखा है, यहाँ पर देखो दूसरी जगह पर काट रखा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या है कि तीसरी जगह पर भी काट रखा है।
और ये जो चीज़ है ये क्या वाई एक्स पे कटी हुई है, एक्स एक्स पर नहीं कटी हुई है, तो इसका आंसर ये नहीं माना जाएगा। तो इसके अंदर कितने बिंदु आ गए, 3 बिंदु आ गए, 1 2 3, और ये वाई एक्स का बिंदु है। हमने बात की थी कि अगर y इक्वल टू पी एक्स का अगर कोई ग्राफ है तो वो एक्स एक्स पर ही काटेगा और वही हमें काम में लेने हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले ग्राफ की। तो देखो बच्चों इसके अंदर एक जगह तो ये यहाँ पर काट रखा है, ठीक है, और एक जगह पर ये यहाँ पर काट रखा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसके आंसर आ जाएंगे कितने, 2। अब हम बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर देखो बच्चों एक तो ये काट रखा, एक एक्स एक्स को यहाँ पर काट रखा, ये वाई एक्स है, इसको काम में नहीं लेना आपको, ठीक है। और ये इसकी बात करें तो ये देखो एक्स एक्स पे एक जगह ये काट रखा और एक एक्स एक्स को यहाँ पर काट रखा। तो इसके आंसर कितने हो गए बच्चों आपके, इसके आंसर हो गए हमारे 4, ठीक है। तो इसके आंसर कितने हो गए हमारे पास, 4। अब हम बात करते हैं इसकी। तो देखो बच्चों एक जगह तो ये काट रखा है, एक जगह ये काट रखा है, ठीक है, और एक जगह अपने को ये काट रखा है। ये स्पर्श कर रखा है लेकिन मान लेते हैं कि भाई काट रखा है, ठीक है। तो स्पर्श करे तो भी उसके शून्यांक होंगे और अगर उसको काटे तो भी उसके शून्यांक होंगे। तो इसमें कितनी जगह, 3 जगह काट रहा है। तो अब हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसके आंसर है 0 1 3। तो देखो बच्चों इसके अंदर 0 1 और 3, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आंसर आ गए हमारे 0 1 3। फिर नीचे आंसर है 2 4 और 3 इसके अंदर। तो इसके अंदर बात करेंगे कि 2 4 और 3, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्या हो गया, हल हो गया और 2.1 क्या आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। तो अब हम अगली क्लास में बाकी क्वेश्चन भी करेंगे इसके अंदर और जो बची हुई बातें हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।